नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं जयप्रकाश शर्मा हाजिर हो चुका हूं यूपी मांगे उत्तर लेकर। मुद्दा पढ़ लीजिएगा, जीत की हैट्रिक रोक पाएंगे दो लड़के। जी हां, दो लड़के। एक मशहूर ये जोड़ी हिट हुई थी एक बार, लेकिन कई बार फ्लॉप हुई। लेकिन 2024 में ये जोड़ी फिर हिट हो गई। लोकसभा चुनाव में फ्लॉप भी हुई, हिट भी हुई। तो अब 2027 में ये जोड़ी क्या कर पाएगी? क्या इनकी हैट्रिक रोक पाएगी? जो साइड में जिनका फोटो आप देख रहे हैं, ये दो लड़के। आज इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 40 सीट से नीचे समेटने वाले दो लड़कों की जोड़ी यूपी में एक बार फिर साथ आने की तैयारी में है। आज दिल्ली में हुई इंडी गठबंधन की बैठक में अखिलेश यादव शामिल हुए। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के बाद मुलाकात हुई, जिसमें 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर भी करीब करीब सहमति बन गई। हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन इससे पहले अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ने के संकेत दे चुके हैं। इसलिए माना जा रहा है कि 2017 विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा के बाद तीसरी बार यूपी के सियासी मैदान में नजर आ सकती है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर ये जोड़ी एक बार फिर साथ आई तो क्या बीजेपी के लिए 2024 वाली मुश्किलें खड़ी कर सकती है, या फिर 2017 के विधानसभा चुनाव की तरह फ्लॉप साबित होगी? दोनों के साथ आने से बीजेपी की क्या रणनीति होगी? क्या दोनों के साथ आने से पीडीए को धार मिलेगी? ऐसे ही कुछ सवालों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। इंडी गठबंधन के घटक दलों में भले ही फूट पड़ रही हो, भले ही बैठक से आम आदमी पार्टी, डीएमके जैसी पार्टियों ने किनारा कर लिया हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन और उद्धव ठाकरे भले ही ऑनलाइन जुड़े हों, लेकिन एक तस्वीर जिसने यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले नए सियासी संकेत जरूर दे दिए। बैठक के दौरान राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने गर्मजोशी से मुलाकात की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दोनों के बीच 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत भी हुई। हालांकि पिछली बार उपचुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बन पाई थी, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि दो लड़कों की यह जोड़ी बीजेपी को रोकने के लिए एक बार फिर साथ में आएगी। गठबंधन को लेकर जो निर्णय है वो राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। हमारा उद्देश्य है कि इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के लोगों के अधिकारों को और संविधान को कैसे बचाया जाए। उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने 2024 में भी पहल की थी और इंडिया गठबंधन बना। तो हमारा उद्देश्य 2027 में भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की सरकार को हटाने का है। वहीं बीजेपी दो लड़कों की इस जोड़ी को फिर से फेल बता रही है। बीजेपी इसे अवसरवाद की राजनीति करार दे रही है। जो दो लड़कों का जिक्र हो रहा है, ये भटकती हुई आत्माएं हैं, सत्ता पाने के लिए भटकती आत्माएं हैं। ये कई बार गठबंधन कर चुके हैं, कई बार तोड़ चुके हैं। इंडी गठबंधन जैसा कोई वजूद नहीं रहेगा है। इनका ये गठबंधन नहीं, ये अवसरवादियों का, मौकापरस्तों का और सत्ता के लोभियों का। देखिए, हर चुनाव से पहले गठबंधन होता है और चुनाव के बाद बिखर जाता है। एक तरफ 2029 में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष एकजुटता की कवायद कर रहा है। 8 अगस्त को हैदराबाद में इंडी गठबंधन अगली बैठक तय कर रहा है। तो वहीं यूपी में 2027 के होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने साथ साथ मैदान में उतरने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बनाने का काम करें। जय समाजवाद, जय इंडिया गठबंधन। तो चलिए, हमारे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़ेंगे, इस पर चर्चा करेंगे कि यूपी के दो लड़के की जोड़ी है वो क्या रहेगी, क्या हिट होगी या फ्लॉप होगी, क्योंकि अब 2027 की जंग में देखना होगा। 2017 में तो आपने देख लिया, फ्लॉप हो गई है। अब क्या होता है, अब देखना होगा। तो चलिए, हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान रहेंगे, अपने मेहमानों का मैं परिचय करा दूं और फिर इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुनील सिंह रहेंगे, प्रवक्ता हैं सुभाषपा के, और हमारे साथ आपको बता दें रत्ना पांडे जी रहेंगे, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं रत्ना पांडे जी। संजय चौधरी जी रहेंगे हमारे साथ, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, जैसे ही जुड़ते हैं शामिल करेंगे उन्हें। राजीव रंजन राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए, और हमारे साथ आपको बता दें नरेंद्र श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो रत्ना जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेता हूँ। रत्ना जी, क्योंकि अब आज की जो तस्वीर सामने आई, इंडी गठबंधन की जो बैठक हुई, उसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी की गर्मजोशी से जो मुलाकातें हुई, बताया जा रहा है सीट शेयरिंग को लेकर भी बातचीत हो गई है। अभी धीरे धीरे तस्वीर साफ हो जाएगी। हालांकि अभी रत्ना जी, क्या सीट शेयरिंग को लेकर कंफर्म है कि बातचीत हुई है, या भी एक औपचारिक मुलाकात देखा जाए कि इंडी गठबंधन की बैठक थी उसमें ऐसा हुआ? रत्ना जी, चलिए, रत्ना जी तक हमारी आवाज नहीं आ रही है। जल्दी से राजीव रंजन जी से एक रिएक्शन। राजीव रंजन जी, यूपी के दो लड़के फिर इकट्ठे होने जा रहे हैं।
27 की जंग में कैसे देखते हैं आप? 2017 के विधानसभा चुनाव में ये लोग इकट्ठे हुए थे, अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी, लेकिन 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ वो गठबंधन के दृष्टि से ऐतिहासिक हुआ। अखिलेश जी को इतनी सीटें मिली, इतनी मुलायम सिंह जी के जमाने में नहीं मिली थी, और कांग्रेस ने भी अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन किया। तो 2024 की एक अच्छी जीत का आधार तो जरूर है उन लोगों के पास, लेकिन 2024 में भारतीय जनता पार्टी जैसे हारी, उसके नंबर कम हुए, 240 पे आ गई। उसके बाद से 3 राज्यों में चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने बेहतर मैनेजमेंट से वहां उन राज्यों में जीतने का प्रयास किया और जीत के सफल हुई। अभी हाल में बंगाल में हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास 2024 के बाद जो विजय मिली है उसका एक मजबूत मनोबल है, लेकिन साथ में निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती कांग्रेस और सपा मिलकर प्रस्तुत करेगी, बशर्ते कि कांग्रेस उस गठबंधन में प्रॉपरली आए। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस अब क्षेत्रीय दलों से धीरे धीरे किनारा करने के मूड में है। ऐसे में वो गठबंधन की शर्तें क्या तय करेगी, उत्तर प्रदेश में तो ऐसा नहीं होने वाला है, गठबंधन होगा मुझे ऐसा लगता है। लेकिन वो गठबंधन में जो शर्तें तय होंगी, जो सीटों की शेयरिंग तय होगी, वो अगर सही तरीके से हुई तो एक मजबूत चुनौती पेश करेगा गठबंधन, ऐसा मुझे लगता है। चलिए इसी पर बात कर लेते हैं, और हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता भी जुड़ गई है। रत्ना जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, नहीं जा रहे। एक रिएक्शन मैं वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र श्रीवास्तव से भी ले रहा। नरेंद्र साहब, क्योंकि आप तैयारी 2027 की है और आज जिस तरह तस्वीरें सामने आई, एक गर्मजोशी वाली मुलाकात देखने को मिली है, उसे आप कैसे देखते हैं? और फिर यूपी के 2 लड़के अगर मैदान में आते हैं, ये बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ाएंगे, क्योंकि 2024 का नतीजा यही दर्शाता है। जी भाई, इनका फेडर नंबर देख लीजिए कौन सा है, ये लखनऊ का है। बोलिए बोलिए, रखिए बात नरेंद्र जी। आपका सवाल बीच में कट गया था। नहीं, मेरे नहीं आ रही थी आप कैसे देखते हैं अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हम मिलकर अपनी जंग की जो तैयारी कर रहे हैं, यानी वो कितनी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं बीजेपी के लिए? क्या बीजेपी के हैट्रिक के लिए एक बड़ा रोड़ा बन सकती है? देखिए, चुनाव में किसी को भी कमजोर आंकना नहीं चाहिए। मेरा अपना अनुमान है कि यदि ईमानदारी से गठबंधन चुनाव लड़ता है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, तो जरूर चुनौती पेश करेंगे ये लोग। डिपेंड करता है कि किस किस सीट पर कौन कौन प्रत्याशी होता है। अगर प्रत्याशी चयन में ठीक ठाक मामला रहा तो जरूर चुनौती होगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन क्योंकि अभी आपने देखा लोकसभा चुनाव में नरेंद्र जी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इनका पीडीएफ फॉर्मूला हिट हो गया, और फिर अगर उसी पीडीएफ, आपको नहीं लगा कि अगर ये 2027 में मिलकर लड़ते, सीटों का बंटवारा अगर हो जाता है, सीट शेयरिंग को फॉर्मूला इनका सही निकलता है, तो वो बीजेपी के लिए इसलिए बढ़ाएगा क्योंकि वो पीडीएफ के मुद्दे, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी के साथ यादव और मुस्लिम तो है ही है, अब उसके साथ पिछड़ा, दलित और अगड़े को भी जोड़ने के और अल्पसंख्यक को जोड़ने की कोशिश कांग्रेस भी करेगी। बिल्कुल करेगी, करना भी चाहिए। हर पार्टी को अपना आधार मजबूत करने के प्रयास करने चाहिए, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। जरूर मजबूत करेंगे अपने आप को, वो कोशिश करेंगे कि मजबूत हो। चलिए सुनील साहब, आप कैसे देखते हैं यूपी के 2 लड़के 2027 में अगर मैदान में उतरते हैं मिलकर, कितनी चुनौती आप लोगों के गठबंधन के लिए? सुनील सिंह जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो, हाँ जी, जा रही है? हाँ, रखिएगा बात सुनील जी, अपनी बात। जी देखिए, ये जो दोनों लोग आपस में मिले हैं, पहली बार नहीं मिले हैं। इसके पहले भी 2017 में मिलके और अपना देख लिए हैं कि क्या स्थिति हुई थी। और मैं समझता हूं कि बिहार और बंगाल का जो चुनाव हुआ है, उससे डरे सहमे हुए लोग हैं कि जब बंगाल जैसे जगह पे हम लोग चुनाव हार गए तो फिर यूपी में तो यहाँ हश्र और भी बुरा होगा। मैं समझता हूँ इनको बहुत सीरियस लेने वाली कोई इंडिया गठबंधन जो हम लोगों का गठबंधन है, हम लोग इन लोगों को सीरियस भी नहीं लेते हैं। और रही बात
कई भाइयों ने, हमारे पत्रकार जो बैठे हुए हैं, इन्होंने भी बताया कि 24 के चुनाव में, तो 24 के चुनाव में इन्होंने एक प्रोपेगेंडा फैलाया था, जो संविधान लेके लोग चलते थे, और उस संविधान को मानने वाले लोग और जिनको ये भरमाने का, बरगलाने का काम किए, वो लोग भी समझ चुके हैं कि इन लोगों के बस का कुछ नहीं है। और इसीलिए अब चूंकि ये कहा गया है कि काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है, तो 2024 वाला काठ की हाड़ी ही थी, और 17 में लोग गठबंधन करके देख चुके हैं। इंडिया गठबंधन, उसको हम लोग इंडी गठबंधन कहते हैं, और ये इंडी गठबंधन इनका जो है वो रावलपिंडी गठबंधन है। ये आपस में ये लोग इसलिए मिलजुल के लड़ना चाहते हैं कि जो एक वोट बैंक है मुस्लिम का, वो इधर उधर ना जाए। लेकिन जो स्थिति यहाँ योगी जी की, जो गरीब तबके के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का जो काम हो रहा है हमारी सरकार का, जो हमारे नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी अल्पसंख्यक मंत्री भी हैं, तमाम प्रदेश के अल्पसंख्यक नेता जाके मिलते हैं और अपनी व्यथा बताते हैं कि सचमुच में अगर मुझे कोई ठगने का काम किया पूरे भारतीय राजनीतिक इतिहास में, तो समाजवादी और कांग्रेस ने ठगने का काम किया। इसलिए मुस्लिम समाज भी बड़े स्तर पे इन लोगों से दूर होता जा रहा है। और इंडिया लेकिन सुनील साहब आप देखिए, आप तो आपने देखा सुभाषपा का वोटर भी, निषाद पार्टी का वोटर भी छिटक गया था 2024 पे, और इनको कामयाबी के लिए आप यहां तो आप कितना यूपी में सबसे ज्यादा डेंट लगा ना। देखिए, हम तो कहे ही ना कि एक बार काठ की हाड़ी चढ़ती है। इन्होंने कहा कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो सबको बरगला के वोट। आपको लग रहा है ये जोड़ी हिट या फ्लॉप होने जा रही है? नहीं, हिट या फ्लॉप होगी? फ्लॉप होगी, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, फ्लॉप होगी। रत्ना पांडे जी, आपकी जो जोड़ी आ रही है 2027 के लिए, अखिलेश और राहुल गांधी की जोड़ी, ये फ्लॉप होने जा रही है। बीजेपी और सुभाषपा तो यही कह रही है कि मुंगेरी लाल के सपने देखना अच्छी बात है, जारी रखें, क्योंकि प्रदेश तो इनसे नहीं संभल रहा है। और ये कह रहे हैं कि हमारे गठबंधन में तोड़ है, तो मैं बताऊं कि सूरजमल लम्बू जी ने आज ही कहा है कि हम बीजेपी के गुलाम नहीं है। क्या ये एकता का बयान है? ये खुद ये तय कर लें कि इनका गठबंधन। और अभी ब्राह्मणों के सम्मेलन में जिस तरह से योगी जी नाराज हुए थे, आए दिन इनकी टूट फूट सब सामने आती है। रही बात कि कांग्रेस कौन सी पार्टी के नेता है? और अच्छा, करनी सेना के नेता हैं, शायद आपके साथ रहते हैं, आप ये तो पता करिए। तो ऐसे संगठन तो तमाम बने हुए हैं, ऐसे संगठन तमाम बने हुए हैं। अब आगे की बात अपने टाइम पे पढ़ लीजिएगा भाई साहब। 2017 में नारा दिया गया था 2027 जनादेश देगा। 2024 में हम अपनी ताकत सिद्ध कर चुके हैं। जनता इनके अत्याचार से, किसकी बात कर रहे हैं? महंगाई, पेपर लीक, युवा रोजगार मांग रहा है, किसान एमएसपी मांग रहे हैं, महिलाएं सुरक्षा मांग रही है, और जनता जवाब मांग रही है। लेकिन देने के लिए योगी जी के पास कुछ नहीं है। बटोगे तो कटोगे, गर्मी उतार दूंगा, हिंदू मुस्लिम शमशान कब्रिस्तान, बस इतना। और इसके सिवा इन्होंने प्रदेश की प्रगति के लिए कुछ नहीं किया है। कोई जो पिछले साल का इनका, इससे पहले के टेन्योर का बजट है, उसके बारे में बता दें अगर कुछ हो, कि कितना किया, कितने एयरपोर्ट लॉन्च किए थे, कितने ऑपरेशनल है। सिर्फ टैक्स पेयर के पैसे की प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। योगी जी की सबसे बड़ी ताकत तो यही है, एक जन की हानि नहीं हुई, एक भी दंगा नहीं हुआ 9.5 साल में। आप अपने टाइम पे बोलेंगे या मेरे? आपकी सरकार में कितने दंगे हुए? मैं एंकर आपकी सरकार में कितने दंगे हुए? उसके भी जाइए। सुनील जी इनकी बात पूरी हो जाए फिर आएंगे जल्दी से जल्दी। हाँ, रत्ना जी करिएगा, बीजेपी से रिएक्शन लेना। यही उदंडता इनकी जो है, ये पब्लिक पहचान चुकी है। इन्हें सिर्फ उदंडता आती है, कनपटी पे कट्टा मोदी जी कहते हैं, और गर्मी उतार देंगे योगी जी का फलसफा है। बुलडोजर, जैसे सुप्रीम कोर्ट तक मना कर चुका है कि न्याय का शस्त्र बुलडोजर नहीं हो सकता। नौकरियां मिलती थी समाजवादी पार्टी की सरकार में। चले ठीक है, करने के बाद ये मानेंगे नहीं, क्योंकि इनको बर्बाद कर दिया। चलिए ठीक है सुनिए जी, मैं रत्ना जी आ रहा हूँ। रत्ना जी, एक इस पर आपका, आपने जो बातें रखी, मैं उस पर एक बीजेपी के रिएक्शन ले लेता हूँ। संजय साहब हमारे साथ। संजय साहब, पीडीए ने पसीना छुड़ा दिया, अब फिर से पसीना तो नहीं आ रहा है, क्योंकि फिर से ये एकजुट होकर आ रहे हैं। देखिए, इंडी गठबंधन की आज बैठक थी, और बैठक का हाल यही हुआ कि जैसे डूबते हुए जहाज पर चढ़े हुए चूहे उस जहाज को छोड़ देते थे, आज वैसा ही दृश्य हमें दिखाई दिया। पिछली बार इंडी अलायंस की मीटिंग हुई थी, तो उसमें मोर देन 34 अलायंस, उसमें एलाइज आए थे,
लेकिन आज 25 भी नहीं पहुंच पाए। आज कहां है उसमें रहने वाले डीएमके के स्टॉलिन? वो तो दिखाई नहीं दिए। अरे दिल्ली में रहने वाले आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने भी उस बैठक में जाना मुनासिब नहीं समझा। और तो और महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे ने भी इस मीटिंग से दूरी बना ली। और ममता बनर्जी तो कुछ आई, लेकिन ममता बनर्जी के आने के साथ साथ ममता बनर्जी के पीछे रहने वाले उनके सांसदों ने ही उनका साथ छोड़ दिया। यानी कि जनता साथ छोड़ चुकी है। ऐसे लोगों का एक मिला जुला कुनबा दिल्ली में फिर से बैठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस कुनबे का एकदम स्पष्ट संदेश है कि ना तो नेता उसके साथ है और ना अब जनता उनके साथ बची है। मुझे लग रहा है कि इनका फ्यूज बल्बों की जो जमात खड़ी हुई है उसका कोई राजनीतिक संजय जी 2024 में भी तो आप यही कह रहे थे ना। फिर से भारतीय जनता नहीं संजय जी 2024 में भी तो आप यही कह रहे थे ना इन लोगों के लिए। हुआ क्या? आप यूपी पे बात करें ना, हम यूपी पे फोकस कर लीजिए। आप यूपी में कितनी सीटें जीतने का सपना कर रहे थे, कितने जीत पाए? अरे जेपी भाई 2024 चला गया, उसके बाद आया 2025। 2025 में 10 उपचुनाव हुए। 10 उपचुनाव में 8 समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन हार गया। कांग्रेस की तो हैसियत नहीं थी कि उत्तर प्रदेश में कोई उपचुनाव न लड़ पाए, और समाजवादी पार्टी के विधायक गायब हो गए। 5 विधायक समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर चले गए। तो जिनके साथ जनता नहीं है, जिनके साथ जनता का बहुमत नहीं है, जिनके साथ जनता का समर्थन नहीं है, यह उत्तर प्रदेश ने दिखाया है और पूरे देश ने दिखाया है। मुझे लग रहा है कि 24 का तो पानी बह चुका, उसके बाद का उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 2017 के चुनाव के विजय को और आगे ले जाने का काम करेगी। और ऐसे गठबंधन जो जनता के नजर में लगातार बार बार चुनाव दर चुनाव अस्वीकार कर दिए जा रहे हैं, हर चुनाव के तरह इस बार भी भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत हासिल करेगी। रत्ना जी ये एक सवाल है, रत्ना जी एक बड़ा सवाल है। आप 2017 में आए, मिलके लड़े और बड़ा अच्छे से आपने यूपी के 2 लड़के और ये काफी हिट रहा, बहुत सारे रोड शो किए, लेकिन फ्लॉप, सत्ता चली गई, सत्ता हाथ से चली गई। ठीक है, आपने 2024 में आप लोगों ने ठीक किया, लेकिन कांग्रेस के हम अगर रन रेट को देखें, जीत के रन रेट को देखें, जितनी आपको सीटें दी गई लोकसभा में, आपकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही। और उसी हिसाब से इस बार सीटें मिलेंगी, सीट शेयरिंग की बात होगी, वो जो आपकी भागीदारी पर भी निर्भर करेगा कि आप पिछली बार कैसी परफॉर्मेंस रही। बिल्कुल ठीक है, हम अपना समीकरण इंडिया अलायंस में हमारा किस तरीके से सीटों की शेयरिंग होगी, ये तो हमारे 2 शीर्ष नेता तय करेंगे। ये तो मैं यहाँ पर डिबेट में तय नहीं कर सकती हूँ। दूसरी बात जो आपने कही कि 2017 में हमारा प्रदर्शन, तो 2017 के प्रदर्शन के आगे अब तो मोदी जी तो 2024 में 400 पार जा रहे थे। यही इंडिया अलायंस है जिसने बैसाखी सरकार बनवा दी है। अभी घमंड टूटने का नाम नहीं ले रहा, तो घमंड की इलाज भी जनता ही करेगी। ट्रिलियन इकोनॉमी योगी जी सपना दिखा रहे और प्रति व्यक्ति आय में आज भी कई स्टेट से पीछे है उत्तर प्रदेश। उसका जवाब कौन देगा? खाली शमशान कब्रिस्तान में सारे जवाब मिल जाएंगे? माफियाओं की बात करते हैं ना, सारे माफिया भगा दिए। कोडीन से रखा माफिया, उसके घर की तरफ बुलडोजर स्टार्ट नहीं हो पा रहा। यह जवाब कौन देगा जिसकी वजह से सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, देश के कई अन्य राज्यों में लोगों की जान कोडीन की वजह से गई है। लेकिन शर्म नहीं है, तो हम घमंड का इलाज तो जनता करेगी। 27 का इलेक्शन इनके लिए पूरी तरीके से सत्ता से बाहर जाने का रास्ता दिखाएगा। हैवी मैंडेट की नहीं तो आप हैट्रिक रोक पाएंगे? आप हैट्रिक रोक पाएंगे? निसंदेह हैट्रिक का भी सिर्फ सपना दिख रहे हैं। हैट्रिक की कोई बात नहीं, क्योंकि जनादेश पर जीत ही नहीं रहे जितने इलेक्शन। जल्दी संजय जी रिएक्शन, फिर मैं बाकी और मेहमानों का रुख करूंगा। संजय जी सुन लिया आपने, हैट्रिक रोक देगी इस बार ये लोग? देखिए मुझे लगता है कि मैंने कहा ना कि जो पानी बह चुका है और नई बिसात बिछ चुकी है, उसी बिसात के आधार पर भारतीय जनता पार्टी आज जो पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से जनता का मत आ रहा है, बदले हुए उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जनता ने जो संदेश दिया है, उसी संदेश के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ऐसे सारे कुचक्रों को तोड़ती हुई एक बार फिर से जीत हासिल करेगी। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश बदलाव का उत्तर प्रदेश है। आज ना उत्तर प्रदेश में दंगा है, ना उत्तर प्रदेश में अपराध है। उत्तर प्रदेश विकास की राह पर है। आज उत्तर प्रदेश मेट्रो 5 शहरों में से होकर 6ठे शहर में पहुंच चुकी है। आज भारत के सबसे ज्यादा एक्सप्रेस हाईवे अगर कहीं पर है
तो उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा अगर मेडिकल कॉलेजेस हैं तो उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा हवाई अड्डे हैं तो उत्तर प्रदेश में है। तो मुझे लगता है कि विकसित होता उत्तर प्रदेश आज भय और अपराध से मुक्त होकर, दंगे के दौर से समाप्त होकर आज सुशासन की तरफ बढ़ रहा है। और इसी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से तीसरी बार सरकार बना के ऐसे सारे विपक्ष के चक्रव्यूह को ध्वस्त करेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। राजीव रंजन साहब ठीक है भाई, यूपी के 2 पीडीए 2024 में ये कह गए, इन्होंने कहा कि भाई काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। लेकिन एक फायदा तो बीजेपी का कहीं ना कहीं मनोबल तो बढ़ा है। जिस तरह पश्चिम बंगाल जीता बीजेपी ने और उसके बाद असम में इन्होंने कमबैक कर लिया। पश्चिम बंगाल से कहीं ना कहीं बीजेपी को एक संजीवनी मिली है और इंडी गठबंधन के लिए एक टेंशन बढ़ी है, क्योंकि अब देखिए ममता बनर्जी की तो पार्टी में ही टूट हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है, जो यूपी के लिए फायदेमंद होगा, आप मानते हैं? देखिए 2024 के बाद से ही जितने भी चुनाव हुए, चाहे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए, चाहे विभिन्न राज्यों में चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर 2024 में उसने लूज किया, उसने आत्ममंथन किया, अपनी तैयारी की। अभी आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है, जो उसका मैनेजमेंट है, जो उसका डेडिकेशन है और जैसे उसके कार्यकर्ता हैं, मुझे ऐसा लगता है कि 2027 के चुनाव में अगर कोई बड़ी बात नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी आसानी से सत्ता के करीब होगी। चुनौती ये लोग पेश करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मेकओवर करना, हार से सबक लेना, अपनी तैयारी करना और उस तैयारी को बिल्कुल चुनाव तक प्रतिपादित करना, सारे काम बहुत ढंग से करती है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट, उनके वर्कर के आगे चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है। 24 में जो विजय हुई विपक्ष की, उसके पीछे तमाम मुद्दे थे। भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सरकार में गैप था, सरकार एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ी, लेकिन अब ऐसी बात नहीं। तो 24 अब 27 में होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि गठबंधन अगर बनेगा तो बहुत मजबूत चुनौती पेश करेगा। नरेंद्र श्रीवास्तव साहब कुछ कहना चाह रहे थे। नरेंद्र साहब, देखिए मेरा स्पष्ट मत है, बीजेपी जो है, बीजेपी पूरा राजनीतिक खेल, पूरा चुनावी खेल अपने पिच पर खेलती है और विपक्ष को खिलाना चाहती है। अगर विपक्ष समझता है इस बात को कि हमें जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो जिनकी समाज को पूरी आवश्यकता होती है, बुनियादी मुद्दों पर केंद्रित रह करके चुनाव लड़ता है अगर गठबंधन, तो मुझे लगता है ज़्यादा चुनौती पेश कर पाएगा। यदि वो भी बीजेपी के पिच पर बैटिंग करना शुरू कर देगा तो मुझे लगता है बीजेपी को वो मात नहीं दे सकता, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए जो विपक्षी गठबंधन है उसको अपनी पिच पर खेलना चाहिए। अपनी पिच का मतलब जो बेसिक इशूज हैं उनको उठाना चाहिए, जनता के बीच बेसिक इशूज को लेकर के जाना चाहिए। अगर बीजेपी के बनाई पिच पर उन्होंने बैटिंग की तो मुझे लगता है इसका लाभ बीजेपी को ही मिलेगा। सुनील साहब, एक ठीक है, ये तो मिलकर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और आपने देखा भी, लेकिन सुनील जी अभी आपके ही गठबंधन में मैं देख रहा था, अभी मैंने संजय रिशाद जी का भी एक एनकाउंटर, जो बिंदवाला मामला आपको भी संज्ञान में होगा, उस पर उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार को भी चेता दिया कि अगर हम अपने हक की बात करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके यहाँ यूपी में ही गठबंधन में ही दरार आ जाए। सुभाषपा को अच्छा अगर सही सीटें नहीं मिली तो आप भी अपना गमछा उठा के कहीं दूसरी तरफ निकल जाए। नहीं, देखिए संजय निषाद जी ने कहा जो इनकाउंटर हुआ था उसमें अपनी राय दी कि भाई कोई भी अगर पुलिस कार्रवाई कर रही है तो सही ढंग से कार्रवाई करे। कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ ऐसा आया, गठबंधन पे इसका कोई असर नहीं है। कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो सरकार को भी बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और रही बात हमारे एनडीए गठबंधन की, तो सारे लोग एक ही सोच के, एक ही विचार के, और उस विचार को मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार, सारे लोगों के विचार को लेके गरीब तबके के लोगों तक अपनी योजनाएं पहुंचा रही है। हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता बार बार हमको बोल रही थी, हमको तो ये दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी से मजबूत पार्टी जो हमारे एनडीए गठबंधन के, चाहे संजय निषाद हो, चाहे हमारे सुभाषपा हो, चाहे वो पश्चिम वाले जयंत चौधरी वाली पार्टी हो,
कांग्रेस से ये मजबूत हम लोग हैं, क्योंकि ऐसे भी हम लोगों के बीच में अगर कोई मिलता है तो कहते हैं कि भाई साहब आप लोगों के तो कार्यकर्ता हर गांव में हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता तो 10 किलोमीटर बाद मिलते हैं। तो ये लोग क्या बात करेंगे, इनसे बड़ी पार्टी हमारे गठबंधन की सारी पार्टियां हैं। ये इनके 2 विधायक हैं, हम लोगों के 6 विधायक हैं, 8 विधायक निषाद पार्टी के हैं। तो रही बात इनके, चाहे राहुल गांधी जी हो चाहे अखिलेश जी हो, इनको सीरियस लेने वाला उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है। योगी जी के सामने, हम लोगों के गठबंधन के सामने ये सारे लोग टाइफिस हो जाएंगे और 2017 से भी बड़ी जीत 2027 में होने जा रही है। चलिए रत्ना पांडे जी, मेरा सवाल यही है, कांग्रेस को आप कहां देखते हैं इस गठबंधन में? क्योंकि कांग्रेस की स्थिति बहुत ही खराब है, आप कहां पाती हैं? क्योंकि ठीक है आपका गठबंधन हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस संगठन स्तर पर आपको नहीं लगता कि हाँ हम कमजोर हैं यूपी के अंदर, और उसका फायदा सपा उठाएगी आपसे सीटों को बंटवारे को लेकर? आप कांग्रेस की स्थिति की कमजोरी की बात करते हैं, मानती हूँ, लेकिन वो 2017 की बात कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल जी की लोकप्रियता के साथ साथ कांग्रेस का जनाधार बहुत मजबूत हुआ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा, और ये सब पूरे भारत में देखने को मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश का हमारा संगठन प्रत्येक दिन के साथ, बिहार और बंगाल भी देख लीजिएगा कांग्रेस की स्थिति क्या है। इनकी बात ध्यान से सुनी जाती है, लेकिन ये मानसिक रोगी हैं, ये बीच में बोलेंगे जरूर। खैर, मैं फिर भी कहती हूँ कि अगर हो सके तो चुप रहिएगा। कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है 2027 के लिए। हम कितनी मजा आ रहा है ना, इस महिला का उत्पीड़न यही है, यही सिखाया जाता है बीजेपी में, महिलाओं के साथ। अरे हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं, अब हंसना भी मना है क्या? ये महिला का उत्पीड़न हुआ? नरेंद्र मोदी है जो हर जगह ठीक करते हैं, ये इस तरीके की चीजें ये कौन सी बात है? ये महिला का उत्पीड़न यहाँ से कहाँ से आ गया? इसमें शर्म नहीं आती है? ये महिला का उत्पीड़न तो नहीं हुआ। हमने तो यही कहा कि बिहार और बंगाल में भी अपनी स्थिति देख लीजिए, तो ये महिला का उत्पीड़न कहाँ से हुआ? निवेदन करूँ कि इनको चुप कराएं। रत्ना जी, अब थोड़ा बहुत तर्क तो हो ही जाता है ना डिबेट में, मैंने तो रोका उनको। ये टीजिंग कर रहे हैं, ये कौन सी बात है? डिबेट इसीलिए बैठा होता है ना कि आप कुछ कहें तो। टीजिंग डिबेट का पार्ट नहीं होता, आप अपनी बात कहें। का पार्ट नहीं होता, टीजिंग डिबेट का पार्ट नहीं होता। बदतमीजी अपने घर पे रख के आया करो। ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनो। ठीक है, जल्दी से रखिए रत्ना जी, जल्दी से, क्योंकि वक्त खत्म होने की तरफ है। मुझे संजय जी से रिएक्शन तक मजबूत है। हाँ। और क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं, तो महिलाओं का छेड़खान इन्हीं के नरेंद्र मोदी जी ना जितनी होती थी, इसी तरह की टीजिंग आज इन्होंने मेरे पास की, तो इसी का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता बहुत तेजी और बहुत मजबूती। ठीक है संजय साहब, संजय चौधरी, मेरे सवाल है, ये चुनौती है संगठन, आप ये गठबंधन आपके लिए, या आप मानते कि ये फ्लॉप होगा, यूपी के 2 लड़के जैसे 2017 में फ्लॉप हुए? देखिए, मुझे लगता है कि जो भी गठबंधन सिद्धांतों के आधार पर नहीं बनता, अपनी बनी हुई नीतियों पर नहीं काम करता, वो निश्चित रूप से जनता उसे अस्वीकार कर देती है। ये दोनों लड़के आज बात करते हैं हम पीडीए के आधार पर काम करेंगे, लेकिन कांग्रेस अपने शासित राज्य में पीडीए के ही रिप्रेजेंटेटिव को मुख्यमंत्री के पद से हटा देती है। यानी कि नीति कुछ है और नियत कुछ है। इनकी नियत साफ नहीं है, इनके सिद्धांत क्लियर नहीं है, और जो भी राजनीतिक गठबंधन क्लियर जो प्रिंसिपल्स हैं उस पर काम नहीं करता, जनता के नजरों में वो खरा नहीं उतरता। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा, भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। आज उत्तर प्रदेश विकास की ओर तेजी के साथ बढ़ रहा है, अपराध पर नियंत्रण है, उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़े हैं, और उत्तर प्रदेश ने जिस प्रकार से रेवेन्यू सरप्लस स्टेट का दर्जा हासिल किया है, निश्चित रूप से। चलिए सर, आपको लग रहा है कि यूपी की ये जोड़ी है 2 लड़कों की, ये फ्लॉप होगी, लेकिन रत्ना पांडे जी को लग रहा है ये हिट होगी। देखते हैं, अभी तो धीरे धीरे माहौल बन रहा है, और माहौल में कौन किस पर भारी पड़ेगा ये देखना बड़ा दिलचस्प। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे यूपी मांगे उत्तर में चर्चा करने के लिए। नमस्ते।